और एक बात और फ्रेंड्स की अगर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से उसको आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब कभी भी इस चैनल पे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर अपलोड की जाएगी तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी के साथ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में अब टाइम थोड़ा सा भी नहीं रह गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी की जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, बहुत ही अच्छी चल रही होगी और इसी तरह से जो है अपनी तैयारी को आप एग्जाम के लास्ट डे तक जारी रखें। मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूं आपका जो इस बार है नेट का एग्जाम क्रैक हो जाएगा विद जेआरएफ के साथ। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, आप इनको बहुत ही अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध होता है। पूछा जा रहा है कि चारों ऑप्शन में से ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध होता है इन चारों ऑप्शन में से किससे। तो इसका जो सही जवाब हम लोग का हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, सूचनाओं, ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी से। ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध किससे होता है? सूचनाओं, ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी से। अगर आप चाहो तो ये पूरे क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूं उसको आप प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर लगे वीडियो फास्ट है तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें और अपना राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 2। इसमें दिया गया है कि निम्न में से भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के स्तर कौन से हैं। तो भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के कुछ स्तर दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो भावात्मक ज्ञान के क्षेत्र के स्तर हैं। पहला जो दिया गया है आकलन, आग्रहण, प्रतिक्रिया, संयोजित करना। दूसरा जो दिया गया है मूल्यांकन, संश्लेषण और ज्ञान। तीसरा जो दिया गया है ज्ञान, उपयोग, विश्लेषण और बोध। और चौथा दिया गया है हमें हस्त कौशल, प्राकृतिकरण और प्रतिरूपता जो दिया गया है लास्ट में। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के स्तर कौन से हैं इन सभी में से। तो इसका जो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल पहला आकलन, आग्रहण, प्रतिक्रिया और संयोजित करना जो है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के स्तर होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 3। शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था में संपन्न होने वाली प्रमुख प्रक्रिया है। तो इनमें से बताना है हमें कि शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था में संपन्न होने वाली प्रमुख प्रक्रिया इन सभी में से कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। यानी कि शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना। बी जो दिया गया है पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेना। और सी दिया गया है प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना जो है आपका शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था में संपन्न होने वाले जो है प्रमुख प्रक्रियाएं होती हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का दिया गया है प्रश्न नंबर 4। इसमें दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हम लोग का हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा परिपक्वता। बाकी आपका जो तीनों दिया गया है जैसे अभिवृत्ति, संकल्पना और ज्ञान, ये सभी सीखने की प्रक्रिया का परिणाम होते हैं, बस परिपक्वता नहीं होता है। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। इसमें दिया गया है कि अध्ययन करने वाला निम्नलिखित किस अन्य नाम से जाना जाता है। जो अध्ययन करते हैं, जो स्टडी करते हैं, इन चारों ऑप्शनों में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि शिक्षार्थी के नाम से भी जाना जाता है, छात्र के नाम से भी और अध्येता के नाम से। इसलिए ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 6। इसमें दिया गया है कि निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण का प्रमुख दायित्व है। चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण का प्रमुख दायित्व क्या होता है। इसका जो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना। क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे कि निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण का प्रमुख दायित्व क्या होता है। तो छात्रों के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना जो है निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण का प्रमुख दायित्व होता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 7। इसमें दिया गया है कि ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है, इन चारों ऑप्शन में से ज्ञानात्मक उद्देश्यों का क्या संबंध है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, मानसिक योग्यता से। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध जो होता है वो मानसिक योग्यता से होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 8। शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था इन चारों ऑप्शन में से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का वो है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स ब्रूनर के द्वारा जो है शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 9। किस सिद्धांत द्वारा शिक्षार्थी श्रोता के स्थान पर प्रतिभागी होता है। तो इसका जो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, क्रिया द्वारा सीखने के सिद्धांत के द्वारा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस सिद्धांत के द्वारा शिक्षार्थी श्रोता के स्थान पर प्रतिभागी होता है, तो क्रिया द्वारा सीखने के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है प्रश्न नंबर 10। इसमें दिया गया है कि शिक्षण के किस सिद्धांत द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा का सिद्धांत। क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे कि शिक्षण के किस सिद्धांत द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है, तो प्रेरणा के सिद्धांत से जो है बालक में रुचि का विकास होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 11। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है, इन चारों ऑप्शन में से ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध किससे है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क से। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का जो संबंध है किससे है, मस्तिष्क से। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 12। इसमें दिया गया है कि औपचारिक शिक्षा का प्रभावी घटक है, इन चारों ऑप्शन में से औपचारिक शिक्षा का प्रभावी घटक कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदेशन। अनुदेशन जो है औपचारिक शिक्षा का प्रभावी घटक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 13। शिक्षण की अवस्था है, इन चारों ऑप्शन में से शिक्षण की कौन सी अवस्था है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से तीनों अवस्थाएं जो है शिक्षण की अवस्था होती हैं। पहला जो है पूर्व तत्परता की अवस्था, दूसरा जो है अंतः प्रक्रिया अवस्था, तीसरा जो दिया गया है शिक्षण तत्परता के पश्चात की अवस्था। ये तीनों जो है आपका शिक्षण की अवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 14। इसमें दिया गया है कि बालकों में शोध प्रवृत्ति विकसित करने के लिए इन चार ऑप्शन में से क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाए ताकि वे आसपास के दैनिक जीवन की वस्तुओं की समानता व तुलना करने की आदत विकसित कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था बालकों में शोध प्रवृत्ति विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 15। शिक्षण क्रियाओं का महत्व है, इन चारों ऑप्शन में से शिक्षण क्रियाओं का क्या महत्व है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इन चारों में से कोई ऐसी जो क्रियाएं नहीं है जो शिक्षण की क्रियाओं का महत्व होंगी। पहला जो दिया गया है मैं बता दूं आपको कि अध्यापकों के द्वारा कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व तथा बाद की जाने वाली संपूर्ण क्रियाओं का ज्ञान। बी जो है अध्यापकों द्वारा अपने शिक्षण कौशल में अपेक्षित सुधार। सी जो है अध्यापकों के द्वारा शिक्षण चरों का उत्तम ज्ञान। तो ये तीनों आपका सही नहीं है शिक्षण क्रियाओं के महत्व के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 16। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया शिक्षण की पूर्व तत्परता से संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण की युक्तियों एवं प्रविधियों संबंधी निर्णय लेना। क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया शिक्षण की पूर्व तत्परता से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण की युक्तियों एवं प्रविधियों संबंधी निर्णय लेना। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 17। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य इन चारों ऑप्शन में से क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यान के दौरान प्रश्न के लिए छात्रों को प्रेरित करना।
क्वेश्चन में पूछा गया था कि उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो व्याख्यान के दौरान प्रश्न के लिए छात्रों को प्रेरित करना होना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिल सके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है प्रश्न नंबर 18। इसमें दिया गया है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन किसका है इन चारों ऑप्शन में से? तो इसका जो सही जवाब हम लोग का हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, गेट्स महोदय का यह कथन था कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम होता है। ये गेट्स महोदय का कथन था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 19। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षण के सामान्य सूत्र बताए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का वो है ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट स्पेंसर ने यह बताया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षण सामान्य सूत्र को बताया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने यह बताया है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 20। इसमें पूछा गया है कि शिक्षण चरों के कार्य हैं, चारों ऑप्शन में से शिक्षण चरों के कौन से कार्य हैं? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी, यानी कि उपचारात्मक, निदानात्मक और मूल्यांकन, ये सभी शिक्षण चरों के कार्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 21। इसमें दिया गया है कि बोध के अंतर्गत आने वाले अधिगम बिंदु कौन से हैं? चार इसमें दिए गए हैं बोध के अंतर्गत आने वाले अधिगम बिंदु, और हमें बताना है इनमें से कौन से हैं। पहला जो दिया गया है अनुवाद करना, दूसरा दिया गया है व्याख्या या विवेचना करना, तीसरा दिया गया है व्यक्तिकरण करना। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों सही हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि बोध के अंतर्गत आने वाले अधिगम बिंदु कौन से हैं, तो अनुवाद करना, व्याख्या या विवेचना करना, व्यक्तिकरण करना, ये तीनों आपका सही हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 22। निम्न में से कौन उच्च शिक्षा से संबंधित ओरिएंटेड कोर्सेज या ओरिएंटेड कार्यक्रम है? तो इसका जो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि विदेशी भाषा कोर्सेज और शेयर मार्केट कोर्सेज और एनिमेशन, ये सभी जो है आपके ओरिएंटेड कोर्सेज या ओरिएंटेड कार्यक्रम होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 23। इसमें दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करें। कुछ कथन दिए गए उस पर विचार करना है और बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला दिया गया है ओरिएंटेड कार्यक्रम अल्पकालिक व बेहतर रोजगार उन्मुखी नहीं होते हैं। दूसरा दिया गया है पारंपरिक कार्यक्रमों में कॉलेजों व महाविद्यालयों में संचालित सामान्य शिक्षण प्रणाली व प्रबंध को शामिल किया जाता है। तीसरा दिया गया है गैर पारंपरिक कार्यक्रमों में तकनीक आधारित एवं जल्द स्मरणशील बनाने वाली पाठ्यक्रमों को समाहित किया जाता है। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, यानी कि दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा। यानी कि पारंपरिक कार्यक्रमों में कॉलेजों व महाविद्यालयों में संचालित सामान्य शिक्षण प्रणाली व प्रबंध को शामिल किया जाता है। और तीसरा जो दिया गया है गैर पारंपरिक कार्यक्रमों में तकनीक आधारित एवं जल्द स्मरणशील बनाने वाले पाठ्यक्रमों को समाहित किया जाता है। ये दोनों आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 हम लोगों का। इसमें दिया गया है कि शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। इन चारों ऑप्शन में से पूछा जा रहा है कि शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन सा होता है। तो इसका जो सही जवाब हम लोग का हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिगमनकर्ता। शिक्षण का जो केंद्र बिंदु होता है क्या होता है? अधिगमनकर्ता। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 25। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक अधिगमनकर्ता को प्रेरित करने के हेतु अपनाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हम लोग का हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रशंसा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक अधिगमनकर्ता या सीखने वाले को प्रेरित करने हेतु अपनाया जाता है, तो प्रशंसा। उनको प्रशंसा करते हैं तभी वो सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 26। निम्न में से कौन सा एक सैद्धांतिक निर्माण का सिद्धांत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा का सिद्धांत जो है आपका एक सैद्धांतिक निर्माण का सिद्धांत है।
अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 27। इसमें दिया गया है कि टेलीविजन के द्वारा शिक्षण किया जाता है किस प्रकार का। तो इसका जो सही जवाब हम लोग का हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि मनोरंजनात्मक एवं रोचक, बी जो है वास्तविक, और सी जो है अवबोधपूर्ण, यानी कि ये तीनों तरीके से जो है आपका टेलीविजन के द्वारा शिक्षण किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है प्रश्न नंबर 28। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें बताना है इनमें कौन सा कथन सही है। तो पहला इसमें दिया गया है कि 12 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को किशोर कहा जाता है। दूसरा दिया गया है कि किशोर बालकों में अपराध की प्रवृत्तियों का जल्द विकास हो जाता है। हमें बताना है इन दोनों कथन में से कौन सा सही है। इसका जो सही जवाब हम लोगों का हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है, दोनों कथन हमारा सही हो जाएगा। यानी कि 12 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को किशोर कहा जाता है। और दूसरा जो है कि किशोर बालकों में जो है अपराध की प्रवृत्तियों का जल्द क्या होता है, विकास हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न नंबर 29। निम्न में से कौन सा सही है, चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है हमारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, वयस्क शिक्षार्थी शिक्षण की प्रवृत्तियों को समझने में मनोविज्ञान का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर जो है 29 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न नंबर 30 है। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे मैजिक लालटेन कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डायास्कोप को जो है आपका मैजिक लालटेन कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 31। इसमें दिया गया है कि एडुसेट है, इन चारों ऑप्शन में से एडुसेट क्या है। तो इसका जो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडुसेट जो है एक प्रकार का शिक्षण उपग्रह है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 32। शिक्षण सफल होता है जबकि, इसका जो सही आंसर हम लोग का होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण सफल होता है जबकि विद्यार्थी समस्यात्मक स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया सकारात्मक ढंग से करते हैं, तब शिक्षण सफल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 33। शैक्षिक निर्देशन किस कक्षा में दिया जाना हितकर होता है। तो इसका जो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, जब छात्र किसी समूह में जाने को तैयार हो तब जो है शैक्षिक निर्देशन दिया जाना चाहिए, तभी वो हितकर होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 34। इसमें दिया गया है कि छात्रों के लेख को प्रभावी बनाने के लिए आप क्या करेंगे इन चारों ऑप्शन में से। तो इसका जो सही जवाब हम लोग का हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, लिखने का अभ्यास देना। यानी कि जितना वो लिखेंगे तभी उसका क्या होगा कि लिखने का जो क्वालिटी होगा वो बढ़ेगा। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि छात्रों के लेख को प्रभाव। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 35। इसमें दिया गया है कि शोध छात्रों के प्रति विद्यालयों के प्रधानाचार्य का दृष्टिकोण किस प्रकार का होना चाहिए इन चारों ऑप्शन में से। तो इस प्रश्न को मैं आपको देता हूं, इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अच्छे से इसका आंसर सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर करिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 36। विद्यालय में अपने विषय के शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए क्या होना चाहिए इन चारों ऑप्शन में से। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षण द्वारा छात्रों का मूल्यांकन करेंगे व कक्षा में ही कार्य करने पर बल देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्यालय में अपने विषय के शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे। तो परीक्षण द्वारा छात्रों का पहले तो मूल्यांकन करेंगे, फिर कक्षा में ही कार्य करने पर बल देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 37। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा का ही परिशिष्ट होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा का परिशिष्ट होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है।
तो इसका जो सही आंसर हम लोग का होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुदेशात्मक विविधता। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का होगा प्रश्न नंबर 39। इसमें दिया गया है कि एक सेकेंडरी विद्यालय में छात्रों के सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक गुणों को विकसित करने के लिए उत्तम शिक्षण विधि कही जा सकती है इन चारों ऑप्शन में से। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो है ऑप्शन नंबर ए, भूमिका अभिनीत करके। क्या? भूमिका अभिनीत करके जो है एक सेकेंडरी विद्यालयों में छात्रों को सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक गुणों को विकसित करने के लिए जो है भूमिका अभिनीत करके इसको किया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 40। शिक्षण अधिगम में निदेशात्मक सुविधाओं में शामिल महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पहला जो है आपका कि संस्थानों का प्रबंधन, बी जो है आपका शिक्षण नीतियां, और सी दिया गया है कि शिक्षण का गुणवत्तापूर्ण उद्देश्य। ये तीनों आपका सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 41। इसमें दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करें और हमें बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया है कि विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली शिक्षण में छात्रों को विज्ञान विषयों को बढ़ावा मिलता है। दूसरा दिया गया है इस क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन सेमेस्टर के माध्यम से होता है। तीसरा दिया गया है आपका क्रेडिट प्रणाली के मूल्यांकन हेतु यूजीसी ने 10 अंकों की ग्रेडिंग प्रणाली शुरू की है। तो बताना है इनमें से कौन सा आंसर जो हम लोग का सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा यानी कि इस क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन सेमेस्टर के माध्यम से होता है, और तीसरा जो है कि क्रेडिट प्रणाली के मूल्यांकन हेतु यूजीसी ने 10 अंकों की ग्रेडिंग प्रणाली शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 42। इसमें दिया गया है कि अभिवृत्ति, संकल्पना, कौशल तथा ज्ञान उपज है इन चारों ऑप्शन में से किसकी? तो इसका जो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सीखने की प्रक्रिया का। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभिवृत्ति, संकल्पना, कौशल तथा ज्ञान उपज है किसकी? सीखने की प्रक्रिया का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 43। इसमें दिया गया है कि मानव व्यवहार का विकास किस पर निर्भर करता है इन चारों ऑप्शन में से? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों पर। मानव व्यवहार का विकास किस पर निर्भर करता है? अनुवांशिकता एवं पर्यावरण पर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति छात्रों के व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रभावी है? तो इसका जो सही जवाब हम लोग का हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरस्कृत करना। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति छात्रों के व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रभावी है? तो पुरस्कृत करना जो है छात्रों के व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रभावी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 45। सामाजिकीकरण प्रक्रिया में बालक द्वारा किसको प्रत्यक्षीकृत किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वयं को। सामाजिकीकरण प्रक्रिया में बालक द्वारा स्वयं को प्रत्यक्षीकृत किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे। आप इसको टेस्ट की तरह भी अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लग रहा है आप उस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो प्रैक्टिस सेट की तरह या तो इसको वन लाइनर की तरह भी देख सकते हैं, जैसा कि मैं आंसर बताता चल रहा हूं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 46। इसमें दिया गया है कि आपके विद्यालय में ऐसे छात्र भी पढ़ते हैं जो अपने घर वालों को धनार्जन में हाथ बटाते हैं, इसलिए ये छात्र पढ़ाई, गृह कार्य आदि पर यथोचित ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे छात्रों के लिए क्या करना चाहिए इन चारों ऑप्शन में से? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मानवीय दृष्टिकोण अपनाएंगे और प्रोत्साहन एवं सहायता देकर इनका मनोबल बढ़ाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 47। इसमें दिया गया है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है इन चारों ऑप्शन में से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी रुचि से संबंधित कार्य का अधिकाधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त इनमें से क्या है?
तो सर्वाधिक उपयुक्त जो है कि उनकी रुचि से संबंधित कार्य का अधिकाधिक अवसर उनको प्रदान करना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 48। इसमें दिया गया है कि विद्यार्थी की अधिकतम आत्मोपलब्धि में अध्यापक का योगदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति संवेदनशीलता द्वारा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि विद्यार्थियों की अधिकतम आत्मोपलब्धि में यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन में अध्यापक का योगदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होना चाहिए? तो छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति संवेदनशीलता के द्वारा होनी चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 49। आप अपने छात्रों को कोई चलचित्र दिखाने ले जाते हैं जिसमें प्रेत आत्माओं के संबंध में घटनाओं को चित्रित किया है। उसके बाद छात्र इन सबको मानने लगते हैं और आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का वो है ऑप्शन नंबर बी। इसका जो है सामाजिक आधार पर विश्लेषण करेंगे। टीचर क्या करेगा? सामाजिक आधार पर इसका विश्लेषण करेगा। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि आप अपने छात्रों को कोई चलचित्र दिखाने ले जाते हैं जिसमें प्रेत आत्माओं के संबंध में घटनाओं को चित्रित किया जाता है और उसके बाद जो है छात्र उसको मानने लगते हैं या डरने लगते हैं, तो आप उनको क्या बताएंगे? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उनको सामाजिक आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे और उनको समझाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 50 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि हम लोग इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपने इस यूनिट से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन जरूर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इनमें से जरूर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है कि मूल्यांकन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सही है इन चारों ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। यानी कि ये मूल्यांकन में नवाचार मूल्यांकन की प्रवृत्ति को त्रुटिहीन बनाता है। बी जो है मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों को समूह में शामिल कर बच्चों को प्रोत्साहित करना एक नवाचार प्रणाली है। और सी जो है नवीन मूल्यांकन में प्रोजेक्ट कार्य अधिक प्रभावी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूल्यांकन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो ये तीनों आपका सही हो जाएगा, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स कि इस यूनिट के ये 50 क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम में। अगर वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए इसमें अगर कोई त्रुटि है या कोई सजेशन है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और किसी और यूनिट से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो को आप मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिल सके। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है, तो बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो आपको होने वाली है। एक बात और फ्रेंड, अगर आप नए व्यूअर हैं, पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे एग्जाम के रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड की जाती है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो अगर बेल आइकन को आप ऑन रखते हैं तो जब भी इस चैनल पे वीडियो अगर वो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी के साथ आपको प्राप्त हो जाएगी और वीडियो को आप मिस नहीं कर पाओगे। तो आपका एग्जाम बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम में, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। मुझसे जितनी हेल्प हो सकती है मैं करूंगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।